जय हिंद दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज क्लास 10th यूरोप में राष्ट्रवाद माइंड मैप सीरीज़, जो कि आपको हेल्प करेगा बहुत आसानी से नंबर पाने में। तो क्लास 10th के लिए है ये यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से हुआ, इसको हम वही पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं माइंड मैप में कि हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि राष्ट्रवाद पर फ्रेडरिक सॉर्यू जो उनका विचारधारा क्या है, उनका विचार क्या है इस कहानी में, ठीक है। और 1789 में जब फ्रांसीसी क्रांति हुई और उसमें राष्ट्रवाद की क्या भूमिका रही और राष्ट्रवाद किसे कहते हैं ये भी जान लेंगे। उसी प्रकार आगे बढ़ेंगे हम और देखेंगे इसमें कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या रहे, ठीक है। और एक एक करके इन सबको टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। फिर उसके बाद से हम इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। उसके बाद से हम ये पढ़ेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और इसका जो डेट है वो याद करेंगे और थोड़ा सा इसमें हम ब्रीफिंग कर लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार से कुछ कहानियाँ इसमें देखेंगे। फिर उसके बाद से हम देखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद क्या हुआ मतलब कैसे हुआ और क्या कारण रहे। फिर 1804 यानी कि 1804 में नागरिक संहिता क्यों लाई गई और इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रभाव हुआ, तो ये भी देख लेंगे। और कुछ इम्पोर्टेंट जो हमारा है वो भी हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे कि हमारा है यूरोप उदारवादी राष्ट्रवाद, यानी कि राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में सहमति पर आधारित सरकार और संविधान आधारित सरकार, ये एक एक करके इन सबको हम डिस्कस करेंगे, ओके। फिर उसके बाद से हम थोड़ा सा ब्रीफ के लिए 1815 में क्या हुआ था, उपरांत रूढ़िवादी सभ्यता या रूढ़िवादी, उससे आप क्या समझते हैं, उस समय क्या हुआ था। तो ये कुछ अभी इम्पोर्टेंट हम चैप्टर को शुरू करेंगे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। और तो चलिए शुरू करते हैं। और इसमें हम आज का ये जो है चैप्टर, इसके साथ क्वेश्चन आंसर MCQ भी है, तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ और इसका क्या प्रभाव रहे, क्या कारण रहे। तो सबसे पहले समझते हैं चैप्टर के जो आपके पहले पृष्ठ पे यानी पहले पेज पे दिया कि राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद क्या है। तो क्वेश्चन जब हम 10वीं में थे तो पूछा था कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं। तो राष्ट्रवाद क्या है। तो राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो सभी नागरिकों को इकट्ठा लाती है और सभी का विचारधारा उस समय अपने विचारधारा को मतलब जो अलग, भले ही वो अलग धर्म के हो, अलग पंथ के, अलग मजहब के हों, या अलग अलग उनका जो भी कार्य व्यवसाय या जो भी क्षेत्र में वो उसमें महारत हो, लेकिन जब राष्ट्रवाद की बात होती है तो वो सारे लोग क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। यानी कि जब देश पे आक्रमण होता है, जैसे कि मान लो कि देश पे, मान लो भारत पे या पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया, ठीक है, वार छिड़ गया, तो क्या होगा, सभी हम भारतीय क्या हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे, अपने देश के लिए इकट्ठा हो जाएंगे। उसी को हम राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है जी। आई होप आप समझ गए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार फ्रेडरिक सॉर्यू ने 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई। जो फ्रेडरिक सॉर्यू थे वो 1848 में क्या बनाया था, 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। तो ये याद करिएगा कि फ्रेडरिक सॉर्यू ने जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी तो कब बनाई थी, तो 1848 में बनाया था, ठीक है, 1848 में। इसी प्रकार से आगे इसमें देखेंगे हम। तो ये आगे लिखा है कि इनमें अपने उसने सपनों का एक संसार रचा जो उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक, ठीक है, गणतंत्रों से मिलकर बना था। इस श्रृंखला में पहली चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए। तो देखिए क्वेश्चन में अगर पूछ ले तो उस चित्र में, मान लीजिए कि क्वेश्चन में आपसे बोर्ड एग्जाम में ये पूछ ले कि एक क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि फ्रेडरिक सॉर्यू कौन थे और उन्होंने कब चित्र बनाया था। तो आप ये जानते हैं, पहला क्वेश्चन ये हो जाएगा।
दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि वो आपसे ये पूछ सकता है कि वो जो 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी, तो किस किस देशों को उन्होंने अपने सपनों में, या किस प्रकार से उन्होंने उस चित्र को रचा था। उस उन देशों के नाम बताइए, या उनसे वो सोच रहा था तो उससे उसका क्या मतलब, वो क्या दिखाना चाहता था। तो ये हमारा 2 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। तो ये आगे हम पढ़ लेते हैं। तो इसमें यही बताया है कि इस श्रृंखला में पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा ये हो गया कि यूरोप के लोग दिखाए गए थे। दूसरा पॉइंट हो गया कि अमेरिका के लोग दिखाए गए थे। सभी उम्र और सामाजिक वर्गों के सभी स्त्री पुरुष एक लंबे कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। और उसी चित्र में आप एनसीईआरटी जब खोलेंगे तो उसी चित्र में आप देख सकते हैं, खुद ही देख सकते हैं कि वहाँ पे कोई एक मूर्ति सा है, और ठीक है, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, उस मूर्ति के आगे से होकर जा रहे हैं। एक बहुत लंबी यहाँ पे मूर्ति है और यहाँ पे वो खड़ी है, ठीक है, और यहाँ से बहुत दूर से लोग आ रहे हैं। उनके पास तिरंगा है, फ्रांसीसी तिरंगा, अमेरिकन तिरंगा है, और यहाँ पे ऊपर गॉड्स हैं। ठीक है, तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। आगे से मैं और अच्छे से क्लियर करूँगा और अच्छे से पढ़ाऊँगा। तो प्रतिमा में एक हाथ में ज्ञानोदय का मशाल और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। तो उस जो औरत है, जो हाथ में एक औरत जो वहाँ पे मूर्ति है, जिसका वो मूर्ति है, वो क्या ली है, तो एक हाथ में मशाल ली है और दूसरे हाथ में मानव के अधिकारों का क्या है, पुस्तक है। ठीक है, और उसी प्रकार आगे देखेंगे तो वहाँ पे लिखा है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। यानी कि वहाँ पे निरंकुश का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं। तो निरंकुश, तो जैसे कि किसी का उस पर कोई अंकुश ना हो। निरंकुश का मतलब होता है कि उस पर किसी का शासन ना हो। यानी कि एक राजा है, तो राजा क्या है, एक में खुद ही वो एक निरंकुश शासक है। उस पर कोई उस पर जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, भले ही राजा कितना भी क्रूर हो। तो बात यह है कि अगर यहाँ पे संविधान होता तो उस राजा को क्या होता, वो निरंकुश नहीं होता। ठीक है, उस पर कोई भी अंकुश लगा सकता था अगर संविधान होता तो उसी प्रकार से इसमें ये कहा गया है कि जो यहाँ के फ्रेडरिक सोरियू जो चित्र बनाया है, वो उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि जो ध्वस्त अवशेष जो है ना, बिखरे हुए नीचे उस प्रतिमा के इधर नीचे देखोगे तो यहाँ पे कुछ अवशेष, मुकुट सा या तिरंगा सा कुछ गिरा हुआ होगा। तो वो क्या है, निरंकुशवाद के प्रति वो क्या दर्शाता है कि वहाँ पे संविधान नहीं है तो वो लोग नीचे ऐसे बिखर जाएंगे। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं अगला, यहाँ पे 1789 में क्या हुआ था। तो फ्रांसीसी क्रांति और उसमें राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ था, तो यहाँ पे देखेंगे। तो 1789 में क्या हुआ था कि फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद हुआ था। तो राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति कब हुई और राष्ट्रवाद की भावना पहली कब जगी। तो राष्ट्रवाद की भावना और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में हुई थी। ठीक है, और अब देखते हैं आगे ये लिखा है कि फ्रांसीसी क्रांति में जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए, उनमें प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। हस्तांतरित का मतलब क्या हो गया कि वहाँ पे बट गई या बिखर गई। ठीक है, अभी मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, आप चिंता मत कीजिए। मैं अभी पढ़ लेता हूँ पहले। फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीति और संवैधानिक बदलाव हुए, वो उनसे प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई, यानी बट गई। और क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और वे ही उसकी नीति तय करेंगे। यानी कि अब देखिए, मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ यहाँ तक। देखिए क्या हुआ कि जब मान लो निरंकुश शासक होगा तो वहाँ के लोग क्या करेंगे, प्रतिशोध उनके अंदर आएगा और वो क्या करेंगे, वो राष्ट्र में जलाने लगेंगे, राष्ट्र को जलाने लगेंगे, यानी कि तोड़ फोड़ करने लगेंगे। तो फिर राजा क्या हुआ, राजा हट गया। ठीक है, तो वहाँ से राजा हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा
राजतंत्र से आ जाएगा नागरिकों का, मतलब प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों में समूह में हस्तांतरित हो गया, यानी कि जो राजा था वो हट गया। ठीक है, तो क्या हो गया, सारा शक्ति किसके पास आ गया, नागरिकों के पास आ गया। तो नागरिक क्या करेंगे, अब देखिए नागरिकों के पास हस्तांतरित हो, यानी कि नागरिकों के पास वो सारी शक्ति आ गई जो राजा के पास थी। फिर क्या हुआ, तो क्रांति ने घोषणा की कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा, यानी कि जो क्रांतिकारी लोग थे वो क्या किए, अब उन्होंने आवाज़ उठाई कि अब राजा तो नहीं रहा, और राजा नहीं रहेगा तो क्या होगा, अब कोई ना कोई तो, अगर मान लो घर में अगर किसी का डेथ हो जाए बड़े बुजुर्ग का, तो भाई घर का खर्चा कौन चलाए, अगर घर का खर्चा नहीं चलाएगा तो बाहर तो भूखे मरना पड़ेगा, और बाहर वाले आपकी मज़े लेंगे। तो बात यह है कि वैसे ही अगर किसी देश में अगर राजा ना हो तो वहाँ पे क्या होगा कि देश एक प्रकार से क्या होगा, फिर से गुलाम हो सकता है, कोई और आकर अधिकार जमा सकता है। ठीक है, कोई और आकर आक्रमण कर सकता है। तो क्या हुआ, तो जब नागरिकों ने क्या किया, घोषणा किया, जो क्रांतिकारी नागरिक थे उन्होंने घोषणा किया कि अब लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन होगा और उसी से नियति तय होगा, और मतलब नियति तय करेंगे। तो 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिससे यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। यानी कि क्या हुआ कि 19वीं सदी जब आया ना, 19वीं सदी, तो क्या हुआ, 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर निकला, यानी कि राष्ट्रवाद देखो कितना बड़ा नाम है, तो राष्ट्रवाद ऐसी एक ताकत बनकर निकला जिससे क्या हुआ, यूरोप में क्या हुआ, राजनीति और मानसिक जगत में परिवर्तन ला दिए। यानी कि देखो मैं इम्पोर्टेंट कैसे मैं बता रहा हूँ, देखो राष्ट्रवाद का, अब देखो यहाँ ऊपर मैं लिखता हूँ, देखो मैं लिखता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा माइंड में बना रहा हूँ आपके लिए। तो राष्ट्रवाद, ये राष्ट्रवाद हो गया, राष्ट्रवाद से हमें क्या मिलेगा, ताकत मिलेगा। तो ताकत के बाद से क्या होगा, ताकत के बाद से क्या होगा, ताकत के बाद से हमारा जो यूरोप है वो क्या होगा, यूरोप वो हो जाएगा राजनीतिक, और राजनीतिक में तो होगा ही होगा, उसके बाद से क्या होगा, मानसिक जगत में क्या कर लेगा, परिवर्तन लाएगा। ठीक है, उस देखो राष्ट्रवाद से 4 प्रकार के होते हैं, ताकत मिलता है, और क्या होता है, यूरोप में राजनीतिक और मानसिक जगत में परिवर्तन आता है। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। और देखिए आगे यहाँ पे लिखा है कि इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप में बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ, और राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास विरासत का अनुभव या भावना थी। अब देखिए मैं इसको अच्छे से एक्सप्लेनेशन करके दिखाता हूँ आपको कैसे, इसमें क्या कह रहा है। जैसे कि लिखा है इसमें जो परिवर्तन हुआ, एक मिनट तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, जो इसमें परिवर्तन हुआ तो उसमें क्या हुआ कि यूरोप में जो बहुराष्ट्रीय, यानी बहुराष्ट्रीय का मतलब है कि बहुत सारे जो राष्ट्र थे वो वंशीय साम्राज्यों, यानी कि जैसे कि राजा का बेटा राजा नहीं रहेगा तो वैसे ही वंशीय साम्राज्यों का जो स्थान था वो राष्ट्र राज्य में बदल गया। ठीक है, यानी कि राजा का बेटा अब राजा नहीं रहेगा, अब कोई चुनाव होगा तो फिर जो जीतेगा तो लोगों की सहमति से होगा ना, तो राष्ट्र राज्य हो जाएगा। राजा का वंशीय चुनाव का वंशीय साम्राज्य का मतलब राजा का बेटा राजा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार आगे यहाँ पे लिखा कि राष्ट्रीय राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव। देखो क्या होता है कि जब हम राष्ट्रीय राज्य कहते हैं तो वहाँ पे नागरिकों का साझा पहचान होता है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या होता है, साझा इतिहास का जो होता है, साझा इतिहास मतलब एक दूसरे से मिलता है। और तीसरा हमारा ये होता है कि विरासत की भावना से हम क्या होते हैं, प्रोत्साहित होते हैं, यानी प्रफुल्लित हो, यानी कि खुश होते हैं, उस पर हम गर्व करते हैं। जैसे हम भारत के लोग हैं तो हम क्या कहेंगे, हम भारत माता की जय बोलते हैं ना, तो हम क्या बोलते हैं, हमारा एक पहचान है
यानी कि भारत, भारत एक माता जो हम बोलते हैं ना, भारत माता, तो एक पहचान हो गई। और वो हमारा इतिहास क्या है, जैसे हम जैसे कि हमारा इतिहास रहा है कि हम दूसरे से कभी झगड़ा नहीं करते हैं, अतिथि देवो भव, तो हमारा इतिहास हो गया। और विरासत की भावना, यानी विरासत में क्या मिला है, विरासत में हमें क्या मिला है, पेड़ पौधे, हमारा धर्म, हमारा कर्तव्य, ठीक है। तो ये हमारा विरासत है। तो ये विरासत कहाँ से आता है, राष्ट्र राज्य से आता है, ठीक है जी। ये हमारा, ये सब चीज़ें जो मैंने बताया, इसको एक बार अच्छे से देखिए, सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन उठा ले सकता है, आपको उठा के पूछ लेगा 5 पॉइंट में, तो आपको ज़रूर पूछ सकता है। अब आगे देखते हैं कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण क्या रहे होंगे। तो देखिए, राष्ट्रवाद के उदय के कारण है निरंकुश शासन व्यवस्था। देखो देखो देखो, मैं यहाँ से बताता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन यही पूछ सकता है आपसे कि राष्ट्रवाद के उदय के कारण बताइए, तो 5 पॉइंट में आपसे पूछ सकता है, या 2 पॉइंट में पूछ सकता है। तो पहला होगा निरंकुश शासन व्यवस्था, यानी कि वहाँ पे कोई राजा पे कोई अंकुश नहीं कर सकता था, यानी कि राजा बहुत ही ज़्यादा निरंकुश था, बहुत ही ज़्यादा दोगलापन उसका था। इसलिए वो क्या कर सकता था कि वो किसी को भी जेल में डाल सकता था, या गलत मतलब वहाँ पे वसूली कर सकता था, टैक्स बढ़ा सकता था। अभी हम पढ़ेंगे उसको, हम देखेंगे, अभी देखो बहुत इंटरेस्टिंग, इस चैप्टर को समझने में बहुत मज़ा आएगा आपको। तो क्या हो सकता है, निरंकुश शासन व्यवस्था का मतलब होता है कि राजा पे कोई शासन नहीं कर सकता, राजा खुद ही एक शासक है, एक राजा है, ठीक है। और फिर देखो दूसरा हमारा पॉइंट ये हो सकता है कि उदारवादी विचारों का प्रसार, उदारवादी विचारों का प्रसार। अभी हम देखेंगे एक एक करके, इनका एक एक फंक्शन को समझेंगे, ठीक है। उसके बाद से तीसरा हमारा पॉइंट ये हो सकता है कि स्वतंत्रता, जो समानता और बंधुत्वता का जो नारा है वो ना होना। ये मान लो कि स्वतंत्रता नहीं है किसी का, जैसे कि अगर मान लो पाकिस्तान में जैसे किसी का मतलब स्वतंत्रता नहीं है, तो क्या है, एक प्रकार से वो क्या है, वो एक राष्ट्र ही नहीं है, वो एक मतलब संविधान वहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल। तो एक राष्ट्रवाद जो होगा ना वहाँ पे, अगर वहाँ पे कोई भी आंदोलन होता है, कोई भी वहाँ पे धरना प्रदर्शन देता है, तो वो क्या है, एक अच्छा है, क्योंकि राष्ट्रवाद वहाँ पे भावना जब जागृत होगी तो वहाँ पे स्वतंत्रता मांगेंगे ही लोग, ठीक है। समानता, यानी कि एक समान सभी लोग, पहले हमारे यहाँ छुआछूत था, अब नहीं है, क्योंकि हम सब समान हैं, हम सब एक दूसरे के भाई बहन हैं, ठीक है। इसी प्रकार से बंधुत्वता का नारा हम देते हैं, ठीक है। तीसरा चौथा हमारा पॉइंट ये हो सकता है कि शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका। अब देखते हैं शिक्षित मध्य वर्ग की भूमिका क्या थी। ये सब देखो, ये पॉइंट है, इस पॉइंट को आप क्लियर कर लो माइंड में कि राष्ट्रवाद के उदय के होने के कारण क्या रहे हैं। तो ये पॉइंट क्वेश्चन, ये 4 पॉइंट लगा दोगे ना, और मैं आगे वीडियो जब बनाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कैसे आप क्वेश्चन को आप लिखेंगे कि आपको अच्छा नंबर मिलेगा। इसीलिए मैंने 95 बोर्ड में लाया है इस सब्जेक्ट में, ठीक है। अब देखते हैं आगे। अभी हम थोड़ा सा माइंड मैप क्लियर कर रहे हैं ना, तो इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में फर्स्ट टाइम वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा सा कुछ गड़बड़ होगा तो आप थोड़ा वो देख लीजिएगा, क्योंकि हम सब तो एक ही हैं। अब देखिए, राष्ट्रवाद का क्रमिक जो हमारा विकास है तो वो क्या है। तो फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये क्वेश्चन आज आ सकता है, MCQ में तो आ ही जाता है, बहुत आसान है। 1789, ठीक है, 1789 में हुआ था फ्रांसीसी क्रांति। नागरिक संहिता कब हुआ था, तो 1804 में हुआ था, 1804 में हुआ था। वियना संधि कब हुआ था, तो 1815 में हुआ था, ठीक है। और यहाँ पे उदारवादियों की क्रांति कब हुई थी, तो 1848 में हुआ था, 1848 में हुआ था। इसी प्रकार से जर्मनी का एकीकरण कब हुआ था, तो 1866 से लेकर 1871। इटली का एकीकरण क्या हुआ था, कब हुआ था, तो 1859 से लेकर 1871। एकीकरण यानी कि सभी को मतलब देखो, जैसे कि यहाँ पे कोई सामान है, ये 4, 5, 6, ये सब चीज़ें मतलब मान लो अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है। अब देखो, इसको क्या करेंगे, हम इकट्ठा ला देंगे, एक सामान ला देंगे, सबको इकट्ठा ला देंगे एक जगह पे, उसको एकीकरण कहते हैं। ऐसे समझ लोगे सिंपल भाषा में। अब देखते हैं आगे हमारा ये पॉइंट हो सकता है। तो आगे हमारा ये होगा, देखिए यहाँ पे फ्रांसीसी क्रांति जो है, फ्रांसीसी क्रांति और आरंभिक से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसा अनेक कदम उठाए जिनसे
जिनसे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सकती थी। यानी कि क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन उठता है, क्या उठता है क्वेश्चन ये उठता है कि हम जो सामूहिक पहचान की भावना हम किस प्रकार से इकट्ठा कर सकते हैं राष्ट्रवाद के लिए। देखिए मैं इस क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है ना, मैंने क्या बोला एक बार और सुनिए। फ्रांसीसी क्रांति जो है वो सामूहिक पहचान, राष्ट्रवाद की भावना कैसे इकट्ठा हो सकती है, कैसे पहचाना जा सकता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये हो सकता है ना। अब देखिए इसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इसको आपको आंसर देना है। अभी मैं बताऊंगा कैसे देना है इसको, अभी मैं बताऊंगा। और उसके बाद से देखिए इसमें क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति की कहानी से आप उत्तर दीजिए, यानी कि आंसर दीजिए। तो ये क्वेश्चन एक ही में पूछ सकता है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है वो सामूहिक पहचान और राष्ट्रवाद की भावना को पैदा करती है। तो सामूहिक पहचान किस प्रकार से होगी, ये फ्रांसीसी क्रांति की कहानी से बताइए, उसके पर्सपेक्टिव में बताइए। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे ये क्वेश्चन उठेगा, देखिएगा ज़रूर। अब देखिए बाद में नेपोलियन ने प्रशासनिक क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधारों में प्रारंभ किया। ठीक है, जिससे 1804 में नागरिक संहिता नेपोलियन की संहिता। देखिए नागरिक संहिता जो थी ना, यहाँ पे अभी हम लोग पढ़े थे 1804, तो 1804 नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, नाम से जाना जाता है, ये तो सबको मालूम हो गया। इसके अलावा यूरोप में 19वीं सदी में शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। यानी कि देखिए मैं अच्छे से एक्सप्लेनेशन करता हूँ इसका। देखिए यानी कहने का मतलब ये है कि यूरोप में उदारवादी जो 19वीं सदी थी ना, उसमें शुरुआती जो दशक थे, यानी शुरुआती जो 10 साल थे, उसमें राष्ट्रीय एकता यानी कि हमारा राष्ट्र के प्रति प्रेम, ये सब जो विचारधारा थी ना, वो बहुत ही करीब से यानी कि बहुत ही उच्च स्तर पे जुड़ा हुआ था। अब देखिए यहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो पहला इस टेबल में हमें ये इम्पोर्टेंट है कि फ्रांसीसी क्रांति आरंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने अनेक कदम उठाए। ये क्या कदम उठाए थे ये आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, और जिससे सामूहिक पहचान यानी कि राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो सके। तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा कि क्या क्या कदम उठाए थे उन्होंने, या मैं अभी बता देता हूँ। तो देखिए पहला पॉइंट, उन्होंने ये कदम उठाए थे कि वो सभी को जो हमारा जो यहाँ पे कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ। यहाँ से मैं देखिए उन्होंने सबसे पहला क्या कदम उठाया था। तो जो वहाँ पे जो साझा इतिहास था, जैसे कि हम राष्ट्रगान गाते हैं ना, तो हम सभी रिस्पेक्ट में खड़े हो जाते हैं। जो नगड़ मन जब गाते हैं तो खड़े हो जाते हैं ना। तो क्या हुआ था, उन्होंने अपने साझा इतिहास को इकट्ठा किया। ठीक है, विरासत जो उन पे थी उन्होंने गर्व किया। ठीक है, 2 पॉइंट हो गए। और फिर क्या हुआ, अधिकांश नागरिकों ने साझा पहचान यानी कि हम सब भाई एक, हम सब एक समान है, यानी कि उनमें कोई भी एक दूसरे से भेदभाव नहीं किया। ठीक है, गोरे काले का भेदभाव नहीं किया। इस प्रकार से उन्होंने क्या किया, तिरंगे को मतलब सभी ने रिस्पेक्ट दिया। तिरंगे को मतलब वो जो उनका तिरंगा था उसके लिए उन्होंने खड़े हुए। अधिक तिरंगा से याद आया कि उन्होंने बोर्ड एग्ज़ाम में हम लोगों से पूछा था कि जब वहाँ पे फ्रांस का जो तिरंगा है वो किस किस कलर का है। ठीक है, मतलब उसमें कितने कलर हैं, उनके कलरों के नाम बताइए। तो आप ये याद कर लीजिएगा, अगर आपको ना आए तो गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। और देखिए दूसरा पॉइंट हमने इस टेबल चार्ट में यही देखा था कि जो नेपोलियन है उसका जो प्रशासनिक जो नागरिक संहिता है 1804 वाली, उसको नेपोलियन की संधि से भी जाना जाता है। ठीक है, 2 ही। अब देखिए यहाँ पे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि फ्रांसीसी जो क्रांति राष्ट्रवाद है वो किस प्रकार से हुई और वहाँ पे क्या क्या कारण रहे थे राष्ट्रवाद के लिए। तो संविधान आधारित शासन व्यवस्था, ठीक है, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार, नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा। देखिए मैंने अभी जो बताया था ना, जो मान लीजिए कि हम राष्ट्र को इकट्ठा लाना चाहते हैं
और जो क्या क्या कदम उठाए थे क्रांतिकारियों ने, क्या कदम उठाया था जिससे हमें सामूहिक पहचान हुआ, राष्ट्रवाद की भावना पैदा हुई। ठीक है, आई होप आप मेरे पेन को समझ रहे होंगे मैं कहाँ कहाँ घुमा रहा हूँ। तो उसमें क्या हुआ, पहला हुआ संविधान आधारित शासन व्यवस्था हुई, और उसके बाद से समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जैसे विचार हुए। उसके बाद से नया फ्रांसीसी तिरंगा लाया गया जिससे वो सभी रिस्पेक्ट करें। नेशनल असेंबली का गठन हुआ, और यहाँ पे आंतरिक आयतन आयात निर्यात था, शुल्क जो सीमा शुल्क था, माप तोल को क्या किया गया, एक समान किया गया। पहले उस समय उस कहानी में ही, मतलब जो फ्रांसीसी क्रांति है उस कहानी में क्या है वो सॉरी उस कहानी में यही बताया गया है कि वो जब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाते हैं तो वहाँ पे नापने जोखने जो 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 व्यवस्था है, जो माप वाला है, आयात निर्यात जो कर रहे हैं, वो माप तोल जो है ना, एक दूसरे से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, तीसरे राज्य में जा रहे हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, वो अलग अलग हो रहा है। तो क्या हो रहा है, ये मान लो कि एक राज्य है, ये दूसरा राज्य है, तो यहाँ से कोई जा रहा है दूसरे राज्य में, तो क्या हुआ है, तो यहाँ पे जाते ही क्या हो जा रहा है, वहाँ पे नापने वाला जो सिस्टम है वो अलग हो जा रहा है। तो इससे क्या हुआ, तो लोग कहेंगे भाई यहाँ पे कुछ और, यहाँ पे कुछ और टैक्स दो ज़्यादा, फिर यहाँ पे दो कुछ और टैक्स ज़्यादा, इसका कुछ नापने का अलग सिस्टम है, इसका नापने का कुछ अलग सिस्टम है, माप तोल का अलग सिस्टम है। इसके लिए जो था ना आयात निर्यात और जो सीमा शुल्क वो समाप्त कर दिया गया, और नाप तोल की जो व्यवस्था है वो इस सबको एक समान लाया गया। और जो हमारा जो आखिरी पॉइंट है इसमें वो है फ्रेंच को राष्ट्र की साझा भाषा बना दिया गया। अब देखिए जैसे कि हम क्या हुआ वहाँ पे, जैसे हम हिंदी बोलते हैं ये हम किसी आसानी से समझ सकते हैं पूरे भारत में, ठीक है, कुछ लोगों को छोड़ के। तो क्या होता है, तो राष्ट्रवाद जो वहाँ पे इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे जो फ्रेंच भाषा है ना वो ज़्यादातर लोग बोलते हैं, उससे ज़्यादातर प्यार से वो समझते हैं, इसलिए क्या होता है वो एक प्रकार से एक दूसरे से लोग जुड़ाव महसूस करते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, इसलिए हम फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्रवाद इस 5 से 6 पॉइंट जो है ना, राम 2 3 4 5 6 पॉइंट में आराम से हम 5 पॉइंट लिख देंगे, 5 में से 5 पॉइंट आ जाएगा। मैं आगे जब वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा, ये भले ही आप 5 या 6 पॉइंट लिख देंगे तो भी आपको 5 नंबर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा ये बताऊंगा कभी आगे वीडियो बनाऊंगा। तो ये इसको लिखने का तरीका मैं बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, या भूल गए क्वेश्चन को तो कैसे हैंडल करना है वो भी बताऊंगा। तो आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको आगे वीडियो और चाहिए तो। इस मतलब जैसे मैं बताया कि क्वेश्चन ये लिखने से भी नहीं मिलता है, 5 में 5 नंबर। आगे देखते हैं, तो आगे यही है, तो मैंने बता दिया ना आपको। तो जो जैसे कि फ्रांसीसी क्रांति जब हुई तो उसमें जो कदम उठाए गए थे क्रांतिकारियों द्वारा, जो सामूहिक पहचान हो, राष्ट्रवाद की भावना पैदा जब कैसे की थी, तो ये पॉइंट आपको लिखना है, ठीक है। अब समझ में आ गया ना, अब बिल्कुल आराम से समझ लीजिए। आगे देखते हैं। अब आगे हमारा यही है, हाँ तो चलिए मैं देखता रहा रिकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि आधा घंटा मैं बोलता रहूँ फिर रिकॉर्डिंग ना हो। तो आगे देखते हैं। तो 1804 में नागरिक संहिता, तो जन्म पर आधारित विशेष अधिकारों की समाप्ति। पहले क्या था, जैसे कि 1804 नागरिक संहिता जो है ना, जन्म आधारित अधिकार थे कि जैसे कि राजा का बेटा राजा हुआ करता था, अब वो नहीं रहेगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि मान लीजिए मेरे पास 100 करोड़ है तो मेरे बच्चे को 100 करोड़ जो मैं छोड़ कर जाऊँगा तो वो मिल जाएगा। और मतलब ये बधुआ मजदूरी, ये सब जो बहुत ही खतरनाक, जो अविश्वसनीय और सबसे गंदे जो उस समय के जो ये विशेष अधिकार थे ना, उसको समाप्त कर दिया गया भाई, बिल्कुल। अब देखिए आगे क्या हुआ, कानून के सामने समानता और संपत्ति को अधिकार को सुरक्षित किया गया। यानी कि कानून के सभी के सामने सभी अमीर गरीब यानी कि कुछ भी कोई भी हो, सभी समान हैं। और जो संपत्ति है उसको सुरक्षित किया गया, ठीक है। संपत्ति यानी किसी व्यक्ति का मान लो घर है और उस पर कोई कुछ कर दे तो उसको मतलब दंड मिलेगा, उसको फिर से क्या होगा, उस संपत्ति की सुरक्षा के लिए जिम्मेदारियाँ दी गई, उसको जिम्मेदारी लिया सरकार ने ली। फिर आगे क्या है, आगे लिखा कि प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया गया। यानी कि
जो प्रशासनिक विभाजन है, मतलब जो सभी कास्ट के लोग हैं उन सबके लिए समान अधिकार, समान रूप से उसमें क्या पार्टिसिपेट कर सकते थे, उसके लिए सरलता बनाई गई। ठीक है, आगे ये लिखा है कि सामंती व्यवस्था को समाप्त किया गया, यानी कि वहाँ पे जो सामंती व्यवस्था थी ना, कि बंधुआ मजदूरी, या बोल सकते हैं सामंती व्यवस्था मीन्स होता है कि जैसे कि कोई आपको पैसा नहीं देगा, ज़बरदस्ती काम करवाएगा और आपको मारेगा पीटेगा, तो वो सब चीज़ें जो थी ना वो समाप्त की गई। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे ये है कि किसानों के भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दी गई, यानी कि जो किसान है, जो गरीब किसान है, वो क्या है, भू दासत्व, यानी कि ये जैसे कि किसी के भूमि पे काम करते हैं, फिर उस पर टैक्स देते हैं, वो अनाज उगाते हैं फिर उसके ऊपर टैक्स देते हैं, जागीरदारी शुल्क अलग है, वो सभी जो चीज़ें थी ना किसानों के लिए समाप्त कर दी गई। आगे देखते हैं। आगे लिखा कि शहरों में कारीगरों की श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया गया, यानी कि जो शहर में जो कारीगर थे उनका जो एक श्रेणी था ना बना हुआ था, ऊपर कास्ट नीचे कास्ट, तो इसको समाप्त कर दिया गया, नियंत्रण को हटा दिया गया, इस नियंत्रण को हटा दिया गया। वो कभी भी कहीं भी बना सकते थे, वो कारीगर कहीं भी जा सकते थे। तो ये हमारा था नागरिक संहिता 1804, ये डेट याद रखिएगा और नागरिक संहिता 5 पॉइंट में याद रखिएगा। इसको कैसे लिखना है मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे 5 पॉइंट नंबर ले सकते हैं आप। तो आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार इसी क्रम में उदारवादी राष्ट्रवाद, यानी कि राजनीतिक आर्थिक क्षेत्र में कैसे उदारवाद से आप क्या समझते हैं, अभी हम पढ़ेंगे इसको, अभी देखेंगे आराम से। तो देखिए, उदारवादी राष्ट्रवाद राजनीति एवं आर्थिक क्षेत्र में, तो सहमति पर आधारित सरकार, यानी कि सहमति पर आधारित सरकार। आगे देखते हैं, अभी सिर्फ इसको पढ़ के उसके बाद अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे आराम से, कोई चिंता नहीं। फिर आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि संविधान आधारित सरकार, जो संविधान आधारित सरकार है उस संविधान आधारित सरकार कहते हैं, जैसे अभी हमारे इंडिया में संविधान आधारित सरकार, उसी प्रकार संविधान आधारित सरकार इसमें भी लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा संसदीय सरकार या प्रतिनिधि आधारित सरकार। फिर उसके बाद लिखा कि विशेष अधिकारों का अंत। ठीक है, अभी एक एक करके हम पढ़ेंगे, ये माइंड मैप आपको क्लियर करने के लिए कि ये आपने पहले बुक में पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो बताइए, आपको मैं फिर बुक में बताऊंगा। ठीक है, फिर आगे देखिए, यहाँ पे लिखा है कि कानून के समक्ष समानता। उसके आगे लिखा है कि मताधिकार का समर्थन, लेकिन सबके लिए नहीं। ठीक है, मताधिकार यानी कि जो वोट देते हैं वो उसका समर्थन किया गया, लेकिन सबके लिए नहीं किया गया। तो इसको भी हम पढ़ेंगे अभी। फिर उसके बाद हम मुक्त बाजार पढ़ेंगे। फिर वस्तु एवं सेवाओं पर आधारित प्रतिबंधों से मुक्ति, तो अभी हम पढ़ेंगे आगे। तो अभी जो हमने माइंड में अभी देखा है ना, इसको आगे हम पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। जब तक के लिए अभी इसको हम देख लेते हैं। तो आगे देखिए, इसमें लिखा है कि 1815 में 1815 के उपरांत यूरोप में यूरोप में रूढ़िवाद। अब देखिए, रूढ़िवाद किसे कहते हैं? तो रूढ़िवाद एक प्रकार का क्या है, जो बहुत ही खतरनाक चीज़ होती है। रूढ़िवाद से हमें मतलब क्या अभिप्राय है? तो रूढ़िवाद जो राष्ट्रवाद का बिल्कुल विपरीत है, यानी कि राष्ट्रवाद प्रेम यानी कि राष्ट्रवाद यानी कि एक दूसरे से प्रेम की भावना। रूढ़िवाद का मतलब क्या होता है, उससे विलोम शब्द समझ लीजिए। अभी हम पढ़ेंगे इसमें। देखिए, इस कहानी से हम समझ लेते हैं 1815 में क्या हुआ था। तो देखिए क्या हुआ। 1815 नेपोलियन की हार हो गई। उसके उपरांत यूरोप में सरकारों का सुझाव पुनः रूढ़िवाद की तरफ बढ़ गया। अपनी राजनीतिक विचारधारा के अनुरूप रूढ़िवादियों ने स्थापित संस्थाओं, रीति रिवाजों और परंपराओं की मान्यता दे दी एवं तीव्र परिवर्तन के स्थान पर क्रमिक विकास पर जोर दिया। अब देखिए, मैं बताता हूँ क्या हुआ कि जब यूरोप में राष्ट्रवाद जब उदय हुआ, तो क्या हुआ, जो राजा थे वो सब भाग गए, देश छोड़ के मर गए, या मतलब उनको हटा ही दिया गया। लोग ने हटा दिया। यहाँ पे मान लो कि लोगों ने हटा दिया उनको।
लोगों ने हटा दिया राजा को। अब क्या हुआ, फिर से क्या हुआ कि जब मान लीजिए फिर से कोई सरकार बनी, फिर से वो क्या किया, फिर पुराने परंपराओं और जो रीति रिवाज थे और जो लोगों के अधिकार थे, वो उसको क्या किया, इन्होंने फिर से उसको रिजेक्ट कर दिया। यानी कि जो अधिकार मिले थे, लोग घूम सकते हैं, जो चाहें वो कर सकते हैं देश में, उसको उन्होंने, जो नए शासक बने उन्होंने फिर से उसको मान्यता नहीं दिया। और जो यहाँ पे लिखा है ना, तीव्र परिवर्तन, यानी तीव्र यानी कि तेज परिवर्तन, यानी कि जल्दी कुछ बनाना, यानी कि उस देश में कुछ डेवलपमेंट करना, उसकी जगह पे क्रमिक विकास, यानी कि क्रमिक यानी कि धीमा, यानी कि धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे विकास किया, मतलब उसका विकास पे जोर दिया। तो ये था 1815 में के उपरांत यूरोप में रूढ़िवाद, ठीक है। और यहाँ पे आगे लिखा कि इस परिप्रेक्ष्य में एक शिखर सम्मेलन, जिसे कांग्रेस कहा गया, एक शिखर सम्मेलन हुआ जिसे नाम दिया गया था कांग्रेस। इस आयोजन में वियना संधि किया गया। अब देखिए आगे एक क्वेश्चन पूछता है कि वियना संधि कब हुई, तो 1815 में ही वियना संधि हुई और 1815 के उपरांत ही यूरोप में रूढ़िवाद भी हुआ। मैं बता रहा हूँ आपको। तो वियना संधि कब हुआ, वियना संधि आयोजन कब हुई, तो आप बिल्कुल याद रखिएगा 1815 डेट। मैं आगे भी बताऊंगा कि वियना संधि, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, वियना संधि यहाँ पे लिखा है ना, तो इसको अभी हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो यहाँ पे मैं अभी पढ़ लेता हूँ इसको। वियना संधि मतलब 1815 में हुई, ठीक है। इस कांग्रेस का आयोजन ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मैटरनिख, देखिए ड्यूक, इसको ड्यूक ऐसे लिखेंगे, ड्यूक मैटरनिख ने किया। इस कांग्रेस में वियना संधि पर हस्ताक्षर किए गए। तो आई होप आप समझ गए होंगे, वियना संधि पे हस्ताक्षर हुए, ये याद रखिएगा। और किसने मतलब आयोजन किया था, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे, वो थे ड्यूक मैटरनिख ने। 1815 में ये हुआ था वियना संधि। अब देखते हैं वियना संधि में क्या क्या हुआ था। अब देखिए, तो 1815 में जब वियना संधि हुआ तो वो तो ठीक है, लेकिन 1815 जो वियना संधि है उसकी क्या विशेषताएं हैं, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। तो 1815 में जो वियना संधि है उसमें पहला विशेषता ये है कि फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनः स्थापना, यानी कि जो बुर्बो राजवंश था उसका पुनः स्थापना हुआ। और इसी प्रकार इसका जो अगला है, इसी क्रम में आगे है कि इसका मुख्य उद्देश्य यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना, यानी कि फिर से रूढ़िवादी, यानी कि लोगों का अधिकारों का हनन करेंगे, आज़ादी नहीं देंगे, पुराने परंपराओं रीति रिवाजों को मानेंगे और धीरे धीरे विकास करेंगे तेज जगह पे। तो 5 पॉइंट आपको बन गया ना, 5x। और आगे देखिए इसी प्रकार आगे यहाँ पर लिखा है कि आगे जो लिखा है वो लिखा है कि फ्रांस ने उन इलाकों पर से आधिपत्य खो दिया जो उनके नेपोलियन के समय जीते थे। यानी कि क्या हुआ, जब 1815 में वियना संधि हुई तो उसके दौरान फ्रांस ने क्या हुआ कि जो नेपोलियन ने कुछ अपने आस पड़ोस में जो राज्य जीते थे, यानी कि देश के राज्य जीते थे, उसको फिर से वो खो दिया। फिर से जो फ्रांस की सीमा थी विस्तार, वो उस पर रोक लग गई और इसके साथ ही राज्यों की स्थापना हो गई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अभी हम लोगों ने देखा ना ड्यूक मैटरनिख, अभी नाम सुना जस्ट, तो इनका चेहरा ये है। चेहरा याद करना ज़रूरी नहीं है, चेहरा जो जिसका है उसका नाम याद करना बहुत ज़रूरी है। तो ड्यूक मैटरनिख, तो इनका थोड़ा सा हम जन्म थोड़ा देख लेते हैं और थोड़ा इनका जो काला कारनामा है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने क्या किया, तो एक नंबर के दोगलापन ने इन्होंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। वो है, इनका जन्म हुआ था 15 मई 1773, यानी कि 1773। ठीक है, इनका 15 मई 1773। और वे ऑस्ट्रेलिया के चांसलर थे। अभी हम लोगों ने पढ़ा तो 1814 से 1848 तक
काल में इन्होंने, काल यानी कि समय, 1814 से 1848 के तक या उस समय तक इन्होंने यूरोप में राजनीतिक महत्व की भूमिका निभाई थी। ठीक है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और कुछ, और आगे यही लिखा है कि इन्होंने क्या किया था कि यूरोप में राजनीतिक सलाहकारों पर टिप्पणी करते थे और इन्होंने कहा था कि हाँ, ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्होंने क्या एक नारा दिया था, वो याद करना बहुत ज़रूरी बा। वो ये है कि यदि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में जुकाम हो जाता है। ये क्वेश्चन आया था कि ये किसने कहा था, ये टाइटल किसने कहा था, ये टिप्पणी किसने की थी, ये बात किसने कहा था, ये क्वेश्चन में आया था। ये जो बात है ना बहुत इम्पोर्टेंट है कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप में जुकाम हो जाता है। ये कहा था ड्यूक मेटरनिख। चेहरा अच्छा नहीं होगा लेकिन नाम अच्छा नहीं होगा, तो इसका जो टिप्पणी है, जो इसका टाइटल जो दिया था ना, जो इसने आवाज़ उठाई थी या जो एक प्रकार से मज़े लिए थे बोल के, तो ये आपको याद करना है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे देखिए, कुछ इसी प्रकार इन्होंने वियना संधि, अभी हम लोग पढ़ा था, तो वियना संधि में इन्होंने भूमिका निभाई थी। नेपोलियन युद्ध के उपरांत यूरोप में पुनः संरचना किया था। पुराने राजतंत्र यानी कि रूढ़िवादी तंत्र की पुनः स्थापना में इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। यानी कि रूढ़िवादी अभी बताया था, जिसमें लोगों का अधिकार छीन लेंगे, लोगों का जो चीज़ें हैं वो आज़ादी छीन लेंगे, और वही धीरे धीरे क्रमिक विकास करेंगे, देश का मतलब जो है घंटा डोल कर देंगे, मतलब बिल्कुल। तो आप ये देख लीजिएगा, जो मैं बता दिया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं जिउसेप्पी मैत्सिनी। तो जिउसेप्पी मैत्सिनी कौन है? इनका चेहरा भी थोड़ा अच्छा लग रहा है और इनका थोड़ा जो लग रहा है, थोड़ा नाम भी अच्छा लग रहा है मेरे को। अब देखते हैं, अच्छा लग रहा है थोड़ा सा, तो कुछ अच्छा ही किया होगा इन्होंने, तो देख लेते हैं। तो इनका जन्म हुआ था 1807 में, और जो इनका जन्म हुआ था वो था जेनेवा। तो जेनेवा कहाँ है? घंटा मेरे को भी नहीं मालूम, और मतलब ये पूछता भी नहीं है। और आगे देखते हैं, आगे यही है कि कुछ समय पश्चात यह कार्बोनारी में गुप्त संगठन के सदस्य बन गए थे। अभी आपने पढ़ा होगा तो उस कहानी में बताया होगा कि कार्बोनारी गुप्त संगठन क्या है। तो एक बहुत ही गुप्त और सक्रिय संगठन था। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि 24 साल की युवा व्यवस्था में लिगुरिया में, देखिए मैं अच्छे से इसको बता दूं, यहाँ पे लिखा है लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्होंने 1831 में देश निकाला दे दिया गया। यानी कि लिगुरिया जो देश है उसमें इन्होंने क्रांति किया था, अच्छे बात के लिए क्रांति किया था, जिसके लिए इनको 1831 में देश निकाला दे दिया गया था बेचारे को। और भी कितने 24 साल की आयु में इनको देश निकाला दे दिया था। उसके पश्चात उन्होंने 2 भूमिगत संगठन स्थापित किए। देखिए इनका ये काम बहुत इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म, ठीक है, याद नहीं होगा तो कोई बात नहीं, 1831 में इनको देश निकाल दे दिया गया था। और किसके कारण दिया गया था? तो लिगुरिया की क्रांति के लिए इनको देश निकाला दे दिया गया था। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि इन्होंने 2 भूमिगत संगठन स्थापित किए। और 2 भूमिगत संगठन कौन कौन से हैं, उनका नाम बताइए। तो पहला हमारा नाम ये होगा कि मार्सेई में यंग इटली, ठीक है, और दूसरा था बर्न में यंग यूरोप। हमारा पहला क्वेश्चन ये हो गया कि लिगुरिया की क्रांति के कारण उनको 1831 में देश निकाला दे दिया गया था। दूसरा क्वेश्चन ये हो सकता है कि इन्होंने जो 2 भूमिगत संगठन बनाए थे उनका नाम बताइए। तो पहला होगा मार्सेई में यंग इटली, इटली याद करिए, इटली। और दूसरा हमारा बर्न में यंग यूरोप याद कर लीजिए, बस यंग यूरोप। ठीक है, अब देखिए आगे यही है कि मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र पर जोर दिया गया। राजतंत्र यानी कि
वाह भाई वाह, 4 बार बता दिया, अब क्या बताऊँ, नहीं बताऊँगा। राजतंत्र पर जोर दिया गया, सॉरी, हाँ, मैक्सिनी द्वारा राजतंत्र का जोरदार विरोध एवं उसके प्रजातांत्रिक सपनों ने रूढ़िवादियों के मन में भय कर या भर दिया। यानी कि देखिए, राजतंत्र का मतलब क्या, राजा का तंत्र, राजा का शासन, राजा क्या करेगा, फिर राजा लोगों का अधिकार छीनेगा, देश में धीरे धीरे विकास करेगा और अन्य 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 जो बता चुका हूँ अभी, ठीक है, लोगों का अधिकार को दमन करेगा, जिसको चाहेगा जेल में डाल देगा। ये राजतंत्र हो गया। अब देखिए क्या होगा। इसी क्रम में आगे ये लिखा है कि जो इन्होंने जो जोरदार विरोध किया था, किसके विरुद्ध, राजतंत्र के विरुद्ध। और इसमें लिखा है कि एक और इसमें नाम जोड़ी जाएगा, मैटरनिख ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया था। ये जो ड्यूक मैटरनिख है ना, ये गोरा चिट्टा, इसने इनको गलत मतलब बोला था, ठीक है, यानी कि इसने इनको गलत बोला था क्योंकि ये प्रजातंत्र पे विश्वास रखते थे, यानी कि लोगों का शासन होगा। ये कहता था कि राजा का शासन होगा, यानी कि रूढ़िवादी था, ये लोगों के भलाई के लिए काम करते थे, ठीक है, इसलिए मैं इनको बताया था। और फिर इसने जो गोरा है इन पे क्या किया था, एक टिप्पणी किया था कि मैटरनिख ने इनको कहा था कि हमारी सामाजिक व्यवस्थाओं का सबसे खतरनाक दुश्मन इस गोरे ने इनको बताया था, इन भाई साहब को, ठीक है। आगे देखिए आगे क्या है। तो आगे 1848 के बाद मैं अभी दिखा देता हूँ आपको स्लाइड, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ध्यान से इसको पढ़ लीजिएगा। फिर मैं अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसको पढ़ के अभी बता दूंगा, नहीं तो फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यार से और इसको आप एक बार रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। और बाकी जो मैं बताता हूँ वो इम्पोर्टेंट है, और जो ये दिखा रहा हूँ ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको वो कर लीजिएगा, क्या बोलते हैं, फ़ोटो कॉपी करा लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको पढ़ लीजिएगा। अगर ये थोड़ा छोटा वीडियो बनाऊंगा जिससे ये थोड़ा वीडियो वायरल हो जाए और लोग इसको देख लें। और इसको मैं यहाँ पे बंद कर देता हूँ। तो चलिए, धन्यवाद।